आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से इंडिया चाइना तो शुरुआती तौर पर साथ में चले, लेकिन उसके बाद चाइना इंडिया से आगे निकल गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना आखिर क्यों इंडिया से आगे निकल गया। दोस्तों, शियोपिंग ने 1978 में जिस आर्थिक क्रांति की शुरुआती की थी, उसके 2018 में 40 साल हो गए। डोंग शियोपिंग इसे चीन की दूसरी क्रांति कहते थे। 1 जुलाई 2021 जो कि इंडिया और चाइना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट रहा, जो कि अभी हाल ही में गुजर गया। ठीक 100 साल पहले चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था और ये संघाई में इसका गठन हुआ था। और 30 साल पहले इंडिया ने एक तरह से सोशलिज्म को फ्री मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, आज की तारीख में चीन दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी 3.12 खरब डॉलर। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँगा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में। अगर आज़ादी के 2 साल बाद देखा जाए तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 1949 को एक मैसिव रैली हुआ बीजिंग में, और माओ ने एक तरह से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शूट कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। दोस्तों, 1991 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया था और इसके वजह से वाइल क्राइसिस हो गई थी। और एक तरह से ये वाइल क्राइसिस होने की वजह से पूरे देश, दुनिया के जितने भी देश हैं, उसका एक तरह से अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से डगमगा गया था। और यहाँ पर 67 टोन्स ऑफ गोल्ड भी फॉल्ट में चला गया, मतलब आप कह सकते हो डिफ़ॉल्ट में चला गया। ये प्लेज का मतलब गिरवी होता है। जो 67 टोन्स ऑफ गोल्ड जो गिरवी पर भी रखा गया, वो भी एक तरह से वो डिफ़ॉल्ट हो गया। और यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम अगर देखा जाए तो ये टोटली डाउनग्रेड हो गया। और आप बात करोगे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की, तो ये भी एक तरह से पूरी तरह से आप कह सकते हो तो ये डगमगा गया। जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर ये कुवैत है। मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करके दिखला देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं येलो कलर से ये इंडिकेट कर रहा हूँ। ये कुवैत, जो कि आप ये रेड कलर में आप देख सकते हो, ये जो रेड कलर के एरिया है वही कुवैत है, जहाँ पर सद्दाम हुसैन ने आक्रमण किया था। दोस्तों, अगर 1991 की बात करें, 1 जुलाई 1991 की बात करें, तो वो दिन था मंडे। वहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना बयान दिया था कि इंडियन रुपी जो है एक तरह से डिवैल्यूड हो गया 9% से। और यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी बात करो तो वो भी टोटली डिस्पैरेट हो गया, यानी आप कह सकते हो डगमगा गया। लेकिन दोस्तों, चाइना और इंडिया शुरुआती तौर पर एक साथ चले, लेकिन फिर बाद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना जो है इंडिया से आगे निकल गया। इवन आप ये भी कह सकते हो चाइना जो है इंडिया से अर्थव्यवस्था में आज़ादी के पहले बहुत ही पीछे था। तो यहाँ पर मैं एक तरह से मैं कंपैरिजन करके बतलाने वाला हूँ चाइना और इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे जीडीपी की, तो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ जीडीपी, $11 ट्रिलियन। ये $11 ट्रिलियन मैं बात कर रहा हूँ चाइना का, जो कि अभी सेकंड लार्जेस्ट है। और इवन अगर आप यहाँ पर बात करोगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आता है वर्ल्ड में। अगर आप बात करोगे इंडिया की, तो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी जो है 2021 के हिसाब से ये $3.05 ट्रिलियन है, जो कि चाइना का जीडीपी से बहुत ही कम है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करोगे, तो ये $10.21 ट्रिलियन है, जो कि चाइना से थोड़ा ही सा कम है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेनली बात किया जाता है नॉमिनल जीडीपी की। तो अर्थव्यवस्था को अगर आपको एक तरह से मेजर करना हो, तो आप यहाँ पर कंपैरिजन करोगे नॉमिनल जीडीपी को। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की,
तो चाइना जो है एक तरह से कंट्री का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, और ये है $3.12 ट्रिलियन। और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चाइना आगे क्यों है। और यहाँ पर इंडिया की अगर बात की जाए तो ये फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है ग्लोबली, जो कि ये आंकड़ा है $612 बिलियन। दोस्तों यहाँ पर 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 बिलियन, जो कि आप कन्वर्शन करके देख सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो ये चाइना से बहुत ही कम है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर सियोपिंग ने 1978 में जिस आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी, उसके 2018 में 40 साल, आप कह सकते हो 40 साल इसके हो गए। 1978 से अगर आप बात करोगे तो डोंग सियोपिंग इसे चीन की दूसरी क्रांति कहते थे। इस आर्थिक सुधार के बाद ही चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती दस्तक दी। आज की तारीख में चीन दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी 3.12 खरब डॉलर है। जीडीपी की अगर बात करें तो यह 11 खरब डॉलर, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बतला दिया। और इसकी अगर इकोनॉमी कंडीशन की अगर बदलाव देखने अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें मेनली हाथ डोंग सियोपिंग का है, और पहला क्रांतिकारी माओ जेडोंग था, और दूसरा क्रांतिकारी यहाँ पर डोंग सियोपिंग को कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये डोंग सियोपिंग का तस्वीर है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 3 लीडर्स के बारे में। जैसा पर यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये माओ जेडोंग है, ये डेंग सियोपिंग है, और यह शी जिनपिंग है। दोस्तों यहाँ पर शी जिनपिंग का सपना है कि इकोनॉमिक कंडीशन में चाइना को एक तरह से सुपर पावर बनाना है। आप कह सकते हो कि चीन को ताकतवर बनाने के 3 नेताओं का यहाँ पर नाम लिया जाता है, माओ त्से-तुंग, डोंग शियोपिंग और वर्तमान नेता शी जिनपिंग। शियोपिंग की आर्थिक क्रांति के 40 साल बाद एक बार फिर से चीन शी जिनपिंग जैसे मजबूत नेताओं की अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं। डोंग शियोपिंग ने जब आर्थिक सुधारों को 1978 में शुरू किया था, तो चीन, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा महज 1.8% थी, जो 2017 में 18.2% हो गई। और शी जिनपिंग चीन की अर्थव्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सुपर पावर बनाना चाहते हैं। मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर शी जिनपिंग मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही मैन्युफैक्चरिंग ही वजह है जिसके वजह से चाइना जो है बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और शी जिनपिंग के नीतियों को ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर डोंग शियोपिंग के नीति को ही ये शी जिनपिंग आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था को खोलना और आर्थिक सुधार जैसे कदम शामिल है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे चाइना इकोनॉमिक मोर इफेक्टिव के बारे में। आखिर क्या ये जो बदलाव आया, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बतलाया कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना जो है एक तरह से सुपर पावर बनना चाहता है, यानी आप कह सकते हो इकोनॉमी के मामले में। और यहाँ पर जो शी जिनपिंग हैं एक तरह से डोंग शियोपिंग के ही रास्ते पे चल रहे हैं। डोंग शियोपिंग ने शुरू से ही एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा उद्देश्य माना था, और शी जिनपिंग भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। जैसा आप जानते हो कि चाइना जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, चाहे वो गोल्ड रिजर्व हो, इन सभी में आगे रहा है। आप जान सकते हो कि यहाँ पर जितने भी कंपनी हो, चाहे वो मोबाइल का हो या टेक्नोलॉजी का हो, या फिर आप कह सकते हो कोई भी अदर कंपनी, स्टील का हो, ऑयल का हो, इन सभी में चाइना बहुत ही आगे है। दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। जैसा यहाँ पर मैं बता दूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में चाइना शुरू से ही आगे रहा है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करोगे तो चीन की आर्थिक सफलता का जो मॉडल है और वहाँ का जो कम्युनिस्ट राजनीति है, उसके बीच टकराव, आप कह सकते हो टकराव की भी स्थिति बनी रही है। और यहाँ तक देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में चीन शुरू से ही आगे रहा है। दुनिया के कई देशों ने चीन में इस बदलाव को अपनाया, लेकिन इसमें
सिलसिलेवार तरीके से सफलता पाने के मामले में पोस्टर बॉय चीन ही बना। चीन ने घरेलू अर्थव्यवस्था में क्रमिक सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी। उसने बाजार के भरोसे इस चीज़ को छोड़ दिया और चीन अपनी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के लिए पहले इस बात को तय किया कि वहाँ की विदेशी निवेश लगाना है और कहीं नहीं। तो विदेशी निवेश में चीन जो है शुरू से ही आगे रहा है। डोंग सियोपिंग ने कम्युनिस्ट समाजवादी राजनीतिक माहौल में ठोस बदलाव की नींव रखी थी और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले सोवियत आर्थिक मॉडल के केंचुल को उतार फेंका और उसके बाद अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को चीन की ज़रूरतों को और आगे बढ़ाया। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में, जो कि लाया गया डेंग के द्वारा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना का जो जीडीपी अगर 1978 से 2016 के बीच में अगर बात करें तो ये 3230% ग्रो हुआ था, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसी टाइम 70 करोड़ से भी ऊपर लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर रखा गया। आप कह सकते हो यहाँ पर एबव पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से ऊपर। तो आप देख सकते हो ये कितना बड़ा आंकड़ा है, 70 करोड़ पीपल। और 385 करोड़ पीपल को एक तरह से यहाँ पर मिडिल क्लास में शामिल किया गया। दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि चाइना फॉरेन ट्रेड ग्रू बाई 17,500%, जो कि आप देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा है। और 2015 के हिसाब से अगर देखोगे तो चाइना इमर्ज एज द वर्ल्ड लीडर इन फॉरेन ट्रेड। तो चाइना को एक तरह से वर्ल्ड का लीडर बोला जाता है फॉरेन ट्रेड में। जितना चाइना फॉरेन में इन्वेस्ट करता है या फिर फॉरेन में व्यापार करता है, उतना अदर कंट्री नहीं करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो इसका आंकड़ा है, जो ग्रो का आंकड़ा है, वो 17,500% है। और 2015 में इसे एक तरह से वर्ल्ड लीडर का दर्जा दे दिया गया। उन्नीस अगर यहाँ पर 1978 की बात करें तो चाइना डिड एज मच एज बिजनेस एज इट डिड फॉर द होल ईयर। नाउ इट डज सो मच इन जस्ट 2 डेज। तो 1978 में अगर आप देखोगे तो चाइना जितना भी बिजनेस करता था, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने के लिए वो 1 साल लेता था, लेकिन अब वो सिर्फ 2 दिन में ये कर दिखाता है। तो आप देख सकते हो कि चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम कितना आगे है। दोस्तों यहाँ पर आप जीडीपी का ग्राफ देख सकते हो चाइना का, जो कि Q2 यानी 2020 में ये बहुत ही ज़्यादा डिवैल्यूएट कर गया था, मतलब डाउन चला गया था। और इसका रीज़न ये था कि उस समय कोविड-19 आया हुआ था। आप जानते हो कि एक तरह से चाइना के ऊपर आरोप लगा था कोविड-19 फैलाने का, जिसकी वजह से सारी कंट्री ने चाइना का प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया था। इवन उसके ऐप पर भी बैन लगा दिया। और ख़ासकर मोदी जी ने भी ऐसा ही किया। और मोदी जी ने एक तरह से अभी देखोगे वर्तमान में तो ये आत्मनिर्भर यानी सिर्फ रिलायंस के रास्ते पे चल रहे हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से Q2 2020 में चाइना का एक तरह से जीडीपी डगमगा गया। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना फ्यूचर यानी अभी अगर आप देखोगे तो जीडीपी इसका बहुत ही हाई अप चला गया। इसका रीज़न है दोस्तों फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऑयल इन्वेस्टमेंट, स्टील इन्वेस्टमेंट या फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में चाइना जो है शुरू से ही आगे रहा है और आगे रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अगर बैन कर दिया तो ऑल अदर कंट्री ने भी बैन कर दिया हो, ऐसा नहीं है। तो अदर कंट्री ने तो इसका ऑपरेशन जारी ही रखा है। तो यही रीज़न है कि इसका जो जीडीपी है बहुत ही आगे बढ़ रहा है। जैसा ही जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे चाइना के लिबरलाइजेशन सिस्टम के बारे में। लिबरलाइजेशन की बात करें तो यह शुरू से ही लिबरलाइजेशन में आगे रहा है। दोस्तों यहाँ पर लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। सपोज करो कि किसी भी कंट्री को अगर अदर कंट्री से बिजनेस करना हो या फिर करवाना हो तो वो एक तरह से लिबरलाइजेशन को पूरी तरह से दर्जा देगा। यानी आप कह सकते हो कि एक कंट्री को अगर दूसरे कंट्री में बिजनेस करना हो, अगर उस कंट्री में लिबरलाइजेशन एक्ट लागू है तो वो एक तरह से अपना बिजनेस फ्रीली कर सकता है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि डोंग शॉपिंग अक्सर टू कैट थ्योरी को कोट किया करते थे। जब तक
बिल्ली चूहे को पकड़ती है तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक तरह से सफ़ेद हो या काली। इसकी तर्ज पर शी जिनपिंग ने चीनी तेवर में उद्योग विकास का प्रस्ताव रखा। इसके लिए शी जिनपिंग ने टू बर्थ थ्योरी दी। टू बर्थ थ्योरी 2014 में ब्राह्मी नेशनल कांग्रेस को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने कहा था कि पिंजरे को अगर खोलने की ज़रूरत है और उसमें बूढ़े पंछियों को कैद करने की ज़रूरत है। शी जिनपिंग ने कहा था कि इसी प्रक्रिया के तहत चीन निर्वाण तक पहुंचा, यानी आप कह सकते हो डेवलपमेंट की ओर। तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन आप कह सकते हो, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर लोकल गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टर हो, इन सभी का कोऑर्डिनेशन चीन जो है शुरू से करता आ रहा है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से चीन जो है बहुत ही आगे निकल रहा है। यहाँ पर पीपीपी का एक और फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर आप बात करोगे तो चीन जो है इसमें बहुत ही आगे रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पर चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में अगर बात की जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी, एमएसएमई, जीडीपी, फॉरेक्स रिजर्व, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, गोल्ड रिजर्व, स्टॉक मार्केट, ये सभी जो टर्म आप देख रहे हो इकोनॉमिक का टर्म, इन सभी टर्म में चाइना शुरू से ही आगे रहा है। और अगर आप कंपैरिजन करोगे इंडिया से तो ये बहुत ही गुना इस टर्म में आगे रहा है। तो आप कह सकते हो परचेजिंग पावर पैरिटी हो, चाहे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, इन सभी चीज़ों में चाइना जो है इंडिया से आगे रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे चाइना के एमएसएमई के बारे में। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना जो है एक तरह से 10% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रेट एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। एमएसएमई यानी कह सकते हो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, जिसे आप हिंदी में कहते हो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो छोटे उद्योग हो या मध्यम उद्योग हो, इसमें चाइना जो है शुरू से ही आगे रहा है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि 60% ये जो है इस चीज़ से एमएसएमई से ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, जो कि ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पर आप देखोगे इससे वो 80% जॉब क्रिएट करता है चाइना, जो कि इंडिया का आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा है। इतना तो इंडिया आप कह सकते हो कि इतना आंकड़ा जो 80% है, इतना तो प्रोड्यूस नहीं करता होगा। अगर इतना करता तो ये चाइना का आप कह सकते हो चाइना से इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ही आगे होता है या फिर बराबर होता है। तो नंबर ऑफ एमएसएमईज आप देख सकते हो कि द कंट्रीज इज एस्टिमेटेड टू बी ओवर 38 मिलियन, जो कि देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना जो है एक तरह से 16,000 से लेकर के 18,000 न्यू इंटरप्राइज पर डे प्रोड्यूस करता है। और ये ओवर लास्ट ईयर आप कह सकते हो ओवर लास्ट 5 ईयर से ये प्रोड्यूस करते आ रहा है। और अगर आप कंपैरिजन करोगे इंडिया से तो ये 1,000 से लेकर के 1,100 ही पर डे प्रोड्यूस करता है। आप देख सकते हो ये आंकड़ा कितना ज़्यादा है, कहाँ 16 से 18,000 और ये कहाँ 1,000 से 1,100। दोस्तों अब हम बात करेंगे चाइना के टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर अगर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात की जाए तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो हाई स्पीड रेलवे हो, चाहे वो एविएशन हो, इन सभी चीज़ों में चाइना जो है शुरू से निर्माण लेते आ रहा है। यानी आप कह सकते हो शुरू से ये इनोवेशन यानी एक नया बदलाव लेते आ रहा है। और सच है चाहे वो न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी हो, तो इन सभी में चाइना शुरू से ही आगे रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे चाइना के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि 17% हैव कंप्लीटेड सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पर देखोगे तो इलिटरेसी यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ 17% हैव कंप्लीटेड सेकेंडरी एजुकेशन। ये बात मैं कर रहा हूँ इंडिया का। सेकेंडरी एजुकेशन की आप बात करोगे तो सिर्फ 17% ही एक तरह से वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक तरह से वेरी लो क्वालिटी है। और चाइना जो है बहुत ही ऊपर है, हेडेड फॉर फुल सेकेंडरी एजुकेशन, वाइल इंडिया 60 years after independence is still trying to get children through 8 grades. Only half of Indian children ever enter school. दोस्तों आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हो
यहाँ पर ग्राफ में इंडिकेट है, जैसे कि रेड कलर से देख सकते हो ये टोटल का आंकड़ा है, और वाइट कलर लगभग जो है वो मेल का आंकड़ा है, और ब्लू कलर का ये फीमेल का आंकड़ा है। तो आप कंपेरिजन करोगे ये ग्राफ से, तो चाइना जो है इंडिया से बहुत ही आगे है। उसके बाद देखो ये ब्राज़ील है। इवन आप कह सकते हो ब्राज़ील कुछ चीज़ों में ये बराबर भी है, और इवन चाइना जो है ब्राज़ील से बहुत चीज़ों में आगे भी है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करोगे एजुकेशन सिस्टम में, तो यहाँ पर रशिया सबसे ज़्यादा आगे है, मतलब आप कह सकते हो लिटरेसी रेट में। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।